नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संगम युग के बारे में, जिसमें हमने संगम युग में जो संगम हुए तीन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उनके स्थान, अध्यक्ष और उसमें मुख्य क्या बातें थी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद उसका प्रशासनिक विभाजन हम लोगों ने पढ़ा था। फिर संगम युग में महत्वपूर्ण ग्रंथ व लेखक कौन थे, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश और गुप्त वंश के मुख्य शासकों के बारे में। गुप्त वंश लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन में रहता है, जिसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और एक मुख्य बात है कि जो गुप्त वंश था, इसका प्रतीक चिन्ह था गरुड़। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह गरुड़ था। और इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है। फिर अगले प्रमुख शासक थे घटोत्कच। फिर हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जिनकी पत्नी है कुमारदेवी। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इनके पत्नियों के नाम नहीं लिखे हैं। इनकी पत्नी का नाम क्यों लिखा गया है? क्योंकि चंद्रगुप्त नाम से दोबारा भी शासन में कोई ना कोई आया होगा, इसलिए पत्नी का नाम लिख देते हैं, जिससे कि अंतर हमें पता चल सके। फिर मुख्य शासक हैं समुद्रगुप्त, जिनकी पत्नी है दत्ता देवी। इनको ही क्या भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं समुद्रगुप्त को ही। फिर आते हैं कांच तथा रामगुप्त। फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी पत्नी का नाम था ध्रुवा देवी तथा कुबेर नागा। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य वास्तव में विक्रमादित्य नाम नहीं है, वह एक उपाधि है। चंद्रगुप्त द्वितीय तक हो गया। फिर आते हैं कुमारगुप्त, जिनकी वाइफ का नाम है अनंत देवी। फिर आते हैं स्कंदगुप्त। फिर उनके बाद आते हैं पुरगुप्त। और फिर 10वें प्रमुख गुप्त शासक हैं कुमारगुप्त द्वितीय। और फिर आते हैं बुधगुप्त। फिर आते हैं विष्णुगुप्त। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन था 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, और ये सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। ठीक है। फिर इन्होंने गुप्त संवत भी जारी किया, जो कि 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हम समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं, जिनका शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक चला। और इनको भारत का नेपोलियन उपाधि दी गई, किसके द्वारा? विंसेंट स्मिथ द्वारा। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के भी चलवाए। ठीक है। और इनका वर्णन हमको हरिसेन की प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख हमको देखने का मिलता है। हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिनका शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक चला। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है। इनके समकालीन चीनी यात्री फाहियान आया था, और इन्होंने रजत सिक्का जारी करने का प्रथम गुप्त शासक का उपलब्धि प्राप्त है। अर्थात इन्होंने रजत सिक्का गुप्त शासक में जारी करने वाले प्रथम शासक थे। और मेहरौली का लौह स्तंभ इन्हीं से संबंधित है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, जो उनके दरबार में थे। ठीक है, 9 रत्न, अर्थात विक्रमादित्य के 9 रत्न। देखते हैं। पहले थे कालिदास, जो कि कवि व लेखक हैं। इनकी हमें कई कविताएं, कई नाटक देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर आते हैं धन्वंतरी, जो कि एक चिकित्सक थे। फिर आते हैं शंकु, जो कि वास्तुकार थे। फिर वाराह मिहिर आते हैं, जो कि खगोल शास्त्री एवं विज्ञानी एवं ज्योतिषी थे, खगोल विज्ञानी एवं ज्योतिषी थे। इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगले नवरत्न हैं घटकरपर, जो कि कूटनीतिज्ञ थे। फिर हैं बेताल भट्ट, जो कि जादूगर थे। फिर अगले हैं अमर सिंह, जो कि कोशकार थे। फिर है छपड़क, जो कि फलित ज्योतिषी थी। फिर है वररुच, जो कि व्याकरण है। इनमें 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैरुच, कालिदास, मान लो धन्वंतरी तो लगभग सबको पता है, और वाराह मिहिर। ये 4 बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।
और स्कंदगुप्त ने हूणों को अंतिम रूप से पराजित किया था। और गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं? जैसे कुमार गुप्तकालीन हम देखते हैं, धनदेह ताम्रपत्र है जो कि राजशाही बांग्लादेश में है इस समय। बैग्राम ताम्रपत्र जो कि बोगरा बांग्लादेश में है। दामोदर ताम्रपत्र जो कि दीनाजपुर बांग्लादेश में है। वत्सभट्ट रचित मंदसौर अभिलेख है जो कि प्राचीन मालवा में पाया गया। फिर है गढ़वा अभिलेख जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। फिर है करमदंडा अभिलेख जो कि एटा उत्तर प्रदेश में है। फिर है मनकुंवर अभिलेख जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। फिर है तुमैन अभिलेख जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। जब हम बात करते हैं स्कंदगुप्तकालीन अभिलेखों की, तो जूनागढ़ अभिलेख हमें देखने को मिलता है जो कि सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। भीतरी स्तंभलेख जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। सुपिया अभिलेख जो कि रीवा मध्य प्रदेश में है। और एरण अभिलेख जो कि सागर मध्य प्रदेश में है। अगर हम गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाइयों की बात करते हैं तो सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो होती थी ग्राम, जिसका मुखिया होता था ग्रामिक, ठीक है। उससे फिर ऊपर थी वीथ जिसको कहते थे नगर, और इसका मुखिया था वीथ महत्तर। फिर उससे ऊपर थी विषय जिसको कहते थे जिला, इसका मुखिया था विषयपति। फिर उससे ऊपर था भुक्त भोग या फिर जिसको हम प्रांत भी कहते हैं, इसका था मुखिया उपरिक या फिर भोगपति। इनकी हम क्रय विक्रय इकाई अगर हम देखते हैं तो गुप्तकालीन हमें स्वर्ण के सिक्के देखने को मिल जाते हैं जिनको हम दीनार कहते हैं। और रूपक था चांदी का सिक्का, और मासक कहते थे तांबे के सिक्के को, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे ऊपर 9 रत्नों में कालिदास का नाम भी था, तो हम लोगों ने वहाँ पे कहा था कि अभी आगे इनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने लिखा है एक रघुवंश जो कि क्या है, महाकाव्य है। और ऋतुसंहार लिखा है जो कि एक खंड काव्य है। और फिर ये आते हैं मेघदूत लिखते हैं जो एक खंड काव्य है। अभिज्ञान शकुंतलम लिखते हैं जो कि एक नाटक है। विक्रमोर्वशी लिखते हैं, नाटक है। और मालविका मित्रम है जो कि एक नाटक है। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट। कुमार संभव जो कि क्या है, महाकाव्य है। भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ गुप्त काल में हुआ, ठीक है। और गुप्तकालीन मंदिरों की अगर हम बात करते हैं तो हमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर देखने को मिलता है जो कि ललितपुर में है। भूमरा का मंदिर देखने को मिलता है जो कि नागौद मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो कि महासमुंद छत्तीसगढ़ में है। ये गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर हैं। अब इसके बाद आता है वर्धन वंश। इसके संस्थापक थे पुष्यभूत, ठीक है। तो शुरुआत होती है पुष्यभूत से। फिर उसके बाद प्रमुख शासक हैं नरवर्धन, फिर है राज्यवर्धन, फिर है आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन द्वितीय, फिर है हर्षवर्धन। ये गुप्तकालीन प्रमुख शासकों में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हर्षवर्धन के बारे में हम जब देखते हैं तो इनका शासनकाल 607 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था, ठीक है। और इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, माता थी यशोमती, और इनका उपनाम था शिलादित्य। ये इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इनको उपाधि दी गई थी सकलोत्तर पथनाथ की। इनकी रचनाएं हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। और राजधानी है कन्नौज या महोदया श्री, पहले थानेश्वर थी। इन्होंने ही थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज या महोदया श्री शिफ्ट की। अब ऐहोल अभिलेख के अनुसार ही हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के मध्य युद्ध में पुलकेशन द्वितीय विजयी रहा। और हारा कौन, हर्ष। जब हर्ष हार गए तो अब भाई दूसरा शासन यहाँ से शुरू हो जाएगा। लेकिन इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री हुएनसांग भी आता है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी यात्रा का काल था 629 ईस्वी से 645 ईस्वी। इसने यात्रा का विवरण अपनी सीयूकी नामक ग्रंथ में लिखा है, ठीक है। और हर्ष की राजधानी कन्नौज में आगमन हुआ था इसका 636 ईस्वी में। तो दो याद रखना, एक हुएनसांग और दूसरा था फाहयान। फाहयान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कहते हैं विक्रमादित्य।
विक्रमादित्य, और ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसको आप ऐसे याद करते हैं, ह्वेनसांग, हर्ष, हा, थोड़ा सा आप लोग हिंट ले। अब बाकी चालुक्य वंश और आगे देखते हैं हम अगली